हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं द लाइफ एकेडमी, जहां हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स काफ़ी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहां जीएस के सवाल पूछे जाते हैं तो हमारे साथ जुड़कर अपने एग्ज़ाम की बेहतर ढंग से तैयारी कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन को दबा लें। हम बात करेंगे आज बीपीएससी पीटी की उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक हिस्ट्री की जहाँ से बीपीएससी के द्वारा सवाल पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं या पूछने की संभावनाएं होती है। तो हम हिस्ट्री के तीनों एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। एक चीज़, ये कोई स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि हाँ हम आपको एक ही बार में सारे टॉपिक दिखा दें, तो इसलिए टॉपिक मेरे द्वारा पेज में लिख कर लाया गया है और हम लोगों के द्वारा टॉपिक सीरीज शुरू किया गया है, जिसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर के उन सारे टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जहां बीपीएससी के द्वारा सवाल पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं हिस्ट्री क्यों? तो हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बीपीएससी के अंदर। आप पीटी की बात कर लें, जीएस 1 पेपर की बात कर लें, या ऑप्शनल में आप हिस्ट्री रखते हैं तो भी, या इंटरव्यू के दौरान हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक सीरीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर हिस्ट्री के लिए। तो हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री को हम 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। पहले तो है प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास की कौन सी टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से बीपीएससी के द्वारा सवाल पूछे जाते हैं? पहले तो आते हैं हम सिंधु सभ्यता के बारे में। सिंधु सभ्यता काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब है कि सिंधु सभ्यता क्या सवाल पूछे जाएंगे। तो पहला, सिंधु सभ्यता का विस्तार जो है कितने देशों में हुआ है या कौन से क्षेत्रों में हुआ है। ठीक है, पहला ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दूसरा, सिंधु सभ्यता जो है कौन सी नदी के किनारे, इसमें जो नगर है किसी न किसी नदी के किनारे बसा हुआ, तो कौन कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, इन सारे जगहों पर कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इससे सिंधु सभ्यता से रिलेट पूछे जाते हैं। दूसरा, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, वहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। वैदिक सभ्यता से पहले आप ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे वेद में पढ़ेंगे तो ऋग्वेद में पूछ लिया जाता है कितने सूक्त होते हैं, कितने मंडल होते हैं। ठीक है, या ऋग्वेद में गंगा नदी का उच्चारण कितने बार किया गया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से पूछा जाता है। या आपसे पूछ लिया जाएगा कि गायत्री मंत्र जो का उच्चारण जो है किस मंडल से हुआ है या किसके द्वारा किया गया है। इसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं महाजनपद। महाजनपद काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब महाजनपद है क्या? जैसे भारत के अभी राज्य की बात करते हैं तो उस समय 6वीं शताब्दी के आसपास के समय जो था, उस समय 16 महाजनपद हुआ करते थे। तो पूछ लिया जाता कि बिहार में कितने थे। ठीक है, जैसे मगध, तो मगध की राजधानी कहाँ थी। ठीक है, तो ये या मगध जो वर्तमान समय में कौन सा क्षेत्र पड़ता है, तो ये पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इससे सवाल पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। उसके बाद आते हैं इसमें मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य क्या है? तो मगध के अंदर कौन कौन से राजाओं का वंश, कौन से राजाओं का शासन व्यवस्था शुरू हुआ। हाँ, इससे इम्पोर्टेंट क्या है, पहले अगर किसी राजा के, जैसे हयक वंश, ठीक है, मगध में अगर पढ़ेंगे तो हयक वंश पढ़ने के लिए आएगा, तो उसमें पूछ लिया जाएगा कि हयक वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया। ठीक है, पहला। या पूछ लिया जाता कि हयक वंश के अंतिम राजा कौन थे।
इसके अलावा पूछ लिया जाता है कि किसी राजा का नाम लेकर कि इसकी राजधानी कहाँ थी, ठीक है। या राजाओं के क्रम पूछ लिए जाते हैं कि हयक वंश में कौन कौन से राजा था, पहले कौन था, दूसरे नंबर पर कौन था, तीसरे नंबर पर कौन था, ठीक है। तो ऐसे करके सवाल पूछे जाते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद इसमें आते हैं हयक वंश के बाद मौर्य साम्राज्य, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। मौर्य साम्राज्य से सवाल पूछे ही जाते हैं। जैसे मौर्य साम्राज्य में आप पढ़ेंगे अशोक का टाइम, ठीक है। तो अशोक के द्वारा कौन कौन से शिलालेख लिखा गया था, कितने शिलालेख लिखे गए हैं, उन सभी शिलालेख में कौन कौन सी बातों पर चर्चा किया गया है, ये शिलालेख कहाँ पर वर्तमान समय में प्राप्त हुई या कहाँ पर थे, ठीक है। तो इससे जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। हाँ, जब भी हम किसी भी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे तो उसके दो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ध्यान देंगे। पहला मतलब संस्थापक कौन था और अंतिम राजा कौन था, या उन राजाओं के क्रम, देखिए कि कोई भी राजा हो तो उसका टाइम कब से कब तक था, ठीक है। उसके बाद इसमें आता है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य, तो गुप्त साम्राज्य सब पढ़ लेंगे नहीं, गुप्त साम्राज्य में सब नहीं पढ़ेंगे, कुछ राजाओं के, जैसे समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ लेंगे, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। या गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना किया गया वो किसके द्वारा किया गया है, ठीक है। या आपको मिलेगा इसमें पढ़ने के लिए चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता था, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा इसमें हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन से सवाल पूछे जाते हैं, हर्षवर्धन, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। या इसके अलावा जितने भी राजा थे उनके प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, इन राजाओं के प्रशासनिक व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसमें ही पढ़ेंगे एक सिकंदर के बारे में, सिकंदर का भारत में आक्रमण हुआ था वो। उसके बाद पढ़ेंगे विदेशियों का आगमन, ठीक है, विदेशियों का आगमन, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, विदेशियों का आगमन, ठीक है। विदेशियों का आगमन मतलब किसी न किसी राजा के साथ कोई ना कोई व्यक्ति आया था। जैसे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, एक व्यक्ति का नाम होगा जैसे मेगास्थनीज, ये किसके द्वारा आया था, तो ये पढ़ेंगे यहाँ पर, सिकंदर के साथ था, ठीक है। सिकंदर जब वापस गया तो सेल्यूकस के निकटर, सेल्यूकस निकटर था इसके गवर्नर सिकंदर के, तो वो इसी के पास रहता था। बाद में यहाँ पर मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर का युद्ध हुआ, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य विजयी हुआ, सेल्यूकस निकेटर हार गया। तब सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ना इम्पोर्टेंट। अब इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जहाँ से सवाल पूछे जाते, तो पहला तो ये आता है आपका महाजनपद, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा मगध साम्राज्य, ये और इम्पोर्टेंट होता है, जहाँ से राजाओं के बारे में, राजा या उसकी राजधानी कहाँ थी, या उस राजा के शासनकाल में किसी विदेशी व्यक्तियों का आगमन हुआ था कि नहीं, या उन व्यक्तियों के द्वारा में कोई किताब लिखी गई थी या नहीं, तो ऐसे करके सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हुआ, यहाँ से आपको मौर्य साम्राज्य हुआ। और यहाँ गुप्त साम्राज्य, तो पूरा गुप्त साम्राज्य नहीं पढ़ेंगे, तो गुप्त साम्राज्य में कुछ राजाओं का, जैसे बताएं कि समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ लेंगे, या गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना किया गया उसके बारे में पढ़ लेंगे। इसके अलावा चंद्रगुप्त जो था उसके बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ इम्पोर्टेंट है। हाँ, जब भी पढ़ेंगे तो उस राजा की राजधानी कहाँ थी, उस राजा की प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार का था, उस राजा द्वारा क्या किसी प्रकार के सिक्के चलाए गए थे, या मंदिर बनाया गया था, महल बनाया गया था, इस प्रकार की कोई भी व्यवस्था हो उस कला और संस्कृति का, तो उससे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें हर्षवर्धन के काल में पूछ लिया जाता है कि हर्षवर्धन के जो टाइम में कौन से बाहरी व्यक्ति जो था इसके शासनकाल में भारत आया था। इसके अलावा प्रशासनिक व्यवस्था तो पढ़ लेंगे तो ठीक रहेगा, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है,
विदेशियों का आगमन, ठीक है। तो किसी न किसी राजा के शासनकाल में कोई ना कोई आया ही होगा। जैसे अभी बताएं, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज था, तो मेगास्थनीज के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई? तो हम पढ़ते कि इंडिका किताब लिखी गई थी मेगास्थनीज। तो उससे सवाल पूछ लिया जाता है कि मेगास्थनीज की बुक में क्या दास प्रथा का प्रचलन की व्याख्या है या नहीं था, ठीक है। तो ऐसे करके सवाल पूछ लिए जाते। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। हाँ, अब इससे कितने सवाल पूछे जाते हैं, एक चीज़ बोलना भूल गए, ठीक है, कि प्राचीन इतिहास से कितने सवाल पूछे जाते हैं। तो प्राचीन इतिहास से लगभग 4, मतलब 1 2 3 4 से लेकर 6 तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 4 पूछ लिया जाता है, 6 पूछ लिया जाता है, 5 पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं मध्यकालीन इतिहास का। मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। अब मध्यकालीन इतिहास से कितने सवाल होते? तो लगभग यहाँ से 3 से 4 सवाल पूछे जाते हैं मध्यकालीन इतिहास से, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। 3 से 4 सवाल पूछे जाते हैं जो हमेशा रहता है। तो अब हमेशा है तो कौन से टॉपिक से पूछ लिए जाते हैं? तो पहला आता है इसमें दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, ठीक है। अब दिल्ली सल्तनत में किसके बारे में पढ़ेंगे? तो दिल्ली सल्तनत में हम 5 वंशों का राजा, मतलब 5 वंशों का राजाओं का टाइम पर, जैसे आपको गुलाम वंश हो जाएगा, तुगलक वंश हो जाएगा, खिलजी वंश हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको सैयद वंश हो जाएगा, लोधी वंश आ जाएगा। तो इनके बारे में हम पढ़ते। तो इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे? जैसे गुलाम वंश, तो गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो हम कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक। इसमें राजाओं का क्रम देख लेंगे, जैसे कुतुबुद्दीन के बाद कौन सा राजा आया था, ठीक है, या उसका शासन कब से कब तक, या अगर कुतुबुद्दीन का टाइम पूछ लेगा, कुतुबुद्दीन का टाइम जो कब से था, तो 1206 से लेकर 1210 तक था, ठीक है। तो ये टाइम पूछ लिया जाता है। या उसकी राजधानी कहाँ थी, या उसके समय में कोई बाहरी व्यक्ति आया था, या उसकी प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, क्या उसने किसी प्रकार के सुधार किया था, या उसके द्वारा कोई महल बनाया गया था, ठीक है। तो ऐसे कर कर ये सारे सवाल पूछे जाते हैं दिल्ली सल्तनत से। तो दिल्ली सल्तनत के राजाओं का क्रम जो है वो पूछ लिया जाता है, मिलान करने के लिए दे दिया जाता है, तो वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के बाद इसमें हम पढ़ते हैं मुग़ल वंश। उसी तरह मुग़ल वंश में भी इम्पोर्टेंट है ये सारे, जैसे बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, ठीक है। इसके बाद जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब है। तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट। हाँ, मुग़ल वंश में अगर सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो है अकबर से, ठीक है। अकबर से, जैसे अकबर के द्वारा कौन कौन सी व्यवस्था लाई गई थी, या अकबर के जो 9 रत्न थे, तो 9 रत्नों में कौन कौन से लोग शामिल थे, मतलब उनके दरबार में कौन कौन से लोग रहते थे, या अकबर के दरबारी कवि कौन थे, अकबर के द्वारा कौन से चित्रकार जो थे उनके दरबार में रहता था। तो ऐसे करके सवाल पूछ लिए जाते। तो दिल्ली सल्तनत, इसके अलावा मुग़ल काल ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और मुग़ल काल में अकबर का टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में अगर बात करें कौन से राजा, तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इससे सवाल पूछे ही जाते हैं। जैसे अलाउद्दीन खिलजी के बाजार व्यवस्था किस प्रकार थी, प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार का था, अलाउद्दीन के द्वारा दक्षिण अभियान किसके द्वारा किया गया, ठीक है। तो ऐसे करके सवाल पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है,
ठीक है। तो इसमें हम क्या बताएं, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, पहला वंशों का क्रम देखेंगे। वंशों का क्रम, वंशों का क्रम मतलब अगर बात करें गुलाम वंश की, जैसे हम कहेंगे कि गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत पे कौन सा, तो गुलाम वंश। तो पहला राजा पहले तो देखेंगे स्थापना किसके द्वारा किया, तो हम कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम कब से कब, तो 1206 से लेकर 1210। अब उसमें उसकी राजधानी देखेंगे कि राजधानी कहाँ थी, तो लाहौर था, ठीक है। क्या कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कोई कला और संस्कृति व्यवस्था किया गया था, कोई महल बनाए गए थे, ठीक है, जैसे कुतुब मीनार बनाया गया था, ऐसा पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को देखना है, या इसके दरबार में कोई बाहरी व्यक्ति आया था, या इसके द्वारा कोई किताब लिखा गया था, ठीक है, अगर लिखा गया था तो कौन सी भाषा में लिखा गया था। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिससे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। सवाल मिडाइबल से कितने रहते हैं, तो 3 से जो है 4 लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है। इसके अलावा यहाँ से जो सवाल बनता है वंशों के क्रम के बाद हम इसमें पढ़ते हैं मराठा साम्राज्य, ठीक है। मराठा यहाँ भी पढ़ते हैं, इसके अलावा आपको मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो मराठा साम्राज्य काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम पढ़ते हैं भक्ति आंदोलन, जिसमें सूफीवाद पढ़ते हैं। सूफीवाद यहाँ से भी सवाल पूछ लिया जाता है, या भक्ति आंदोलन, तो यहाँ से भी सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। अब जैसे मराठा में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो मराठा में पहले हम पढ़ेंगे कि मराठाओं में कितने, जो मराठा था कितने भागों में बटा हुआ था। पहला अगर मान लीजिए जैसे शिवाजी का टाइम पढ़ेंगे, मराठा में शिवाजी का टाइम पढ़ेंगे, तो शिवाजी के द्वारा कौन कौन सा युद्ध लड़ा गया, अगर युद्ध में उनकी हार हुई या जीत हुई तो कौन सा संधि हुआ, मतलब एग्रीमेंट हुआ, उस संधि में किस बात पर चर्चा हुआ था, ठीक है। युद्ध कब हुआ था, किसके साथ हुआ था, अंग्रेज़ों के तरफ से कौन लड़ा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से पूछे जाते हैं। इसके बाद है सूफीवाद या भक्ति आंदोलन, मतलब धर्म के अंदर जो कट्टरपन आ गया था उसके सुधार करने के लिए हम चलाया गया था क्या, सूफीवाद। तो सूफीवाद में बहुत सारे भागों में बटा हुआ था, तो सारे भाग याद करना है, मतलब पढ़ना है। इसके अलावा भक्ति आंदोलन में भी आपको बहुत सारे व्यक्तियों के नाम पढ़ने के लिए मिले, जैसे मीराबाई हो गया, इसके अलावा गुरु नानक हो गए, कबीर हो गए, रैदास हो गए, ठीक है। तो इनका पढ़ेंगे। तो इसमें हम दोनों जगह का पढ़ेंगे, दोनों जगह मतलब ये तो हो गया उत्तर भारत पढ़ेंगे और साथ में दक्षिण भारत का भी पढ़ेंगे। मतलब उत्तर भारत में सूफीवाद या भक्ति आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया, या दक्षिण भारत में सूफीवाद या भक्ति आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। तो ये दोनों जगहों का पढ़ेंगे। इसके अलावा इसमें पढ़ेंगे यूरोपियों का आगमन, यूरोपियों का आगमन, ठीक है। अंग्रेज़ों का आगमन हुआ था, तो वो क्रम याद रखेंगे। यूरोपीय का आगमन मतलब जैसे पहले कौन आया था, पुर्तगाल आए थे, उसके बाद डच आया था, उसके बाद अंग्रेज़ आए थे, उसके बाद डेनिश आया था, उसके बाद फ्रांसीसी आए थे, उसके बाद स्वीडिश आए थे। तो उनके कौन से साल में आए थे, ठीक है। इसके अलावा जैसे पुर्तगाल में तो पहला व्यक्ति कौन था जो आया था, ठीक है, वो उसके द्वारा कौन सा व्यापार व्यवस्था किया जाता था, भारत के किन क्षेत्रों में आया था, ठीक है, कहाँ पर उसने फैक्ट्री स्थापित किया था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से पूछे जाते हैं। उसके बाद है राजाओं के समकालीन, राजाओं के समकालीन संत, कवि, लेखक या विदेशियों का आगमन, या विदेशियों का आगमन। विदेशियों का आगमन जैसे मान लीजिए अब मुग़ल के टाइम पढ़ेंगे, तो मुग़ल के टाइम में अब जहांगीर का टाइम पढ़ेंगे, तो जहांगीर के दरबार में कौन से अंग्रेज आए थे, तो हम पढ़ते हैं कि कैप्टन हॉकिंस आया था, ठीक है। कौन से जहाज से आया था, जहाज भी बोलते हेक्टर नामक जहाज से आया था। कहाँ पर आया था, तो बंगाल में आया था। किस चीज़ के लिए आया था, तो व्यापार व्यवस्था करने के लिए आया था। अब क्यों आया था, तो उसको दोनों भाषा आती थी,
मतलब वो फारसी भी बोल लेता था और अंग्रेजी भी बोलता था। तो ये ऐसे करके सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। या राजाओं के समकालीन जो भी व्यक्ति, जैसे संत हो, कोई संत आया हो, या कोई कवि होता उसके दरबार में, कोई लेखक हो जिसके द्वारा किताब लिखी गई हो, या उसके दरबार में कोई विदेशी आया हो, तो इससे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जहाँ से सवाल पूछते हैं। इसके अलावा शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। शेरशाह सूरी, ये शेरशाह सूरी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिहार वाले में भी शेरशाह सूरी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा शेरशाह सूरी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मुग़ल के समय में जो है शेरशाह सूरी उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है। इसके अलावा पढ़ेंगे इसमें विदेशी यात्रा के वृत्तांत, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वृत्तांत मतलब अब इसमें क्या पढ़ेंगे, जैसे कोई भी विदेशी है तो उसके द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है, कौन सा मतलब किताब लिखा गया है, किताब कौन सा लिखा गया, जो कोई आया तो किस भाषा में लिखा गया, ठीक है। किताब है तो वो किताब में किस बात की चर्चा है। तो ये ऐसे कर कर सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक अब इसमें पूछ लिए कि इसमें कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो क्या सब, तो ये दिल्ली सल्तनत काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। मुग़ल का जो टाइम होता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, या मराठा साम्राज्य इम्पोर्टेंट हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का जो पढ़ेंगे वो अति हो जाता है। इसके अलावा वंशों का क्रम जो वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा पढ़ेंगे यूरोपियों का आगमन, ये हो जाता है कि इम्पोर्टेंट। और राजाओं के समय में संत, कवि, लेखक या विदेशियों का आगमन हुआ था वो हो जाता है। इसके अलावा आपका विदेशी यात्रा के वृत्तांत, जितने भी विदेशी भारत आए थे उनके द्वारा कौन कौन सी किताबें लिखी गई थी, किस भाषा में लिखा गया था, किस बात का चर्चा उसमें किया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पूछा जाता है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद आगे बात करते हैं। अब आते हैं आधुनिक भारत से। आधुनिक भारत जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इससे सवाल पूछे जाते हैं। आधुनिक भारत, आधुनिक भारत या आधुनिक इतिहास, ठीक है। अब इससे कितने क्वेश्चन होते हैं, लगभग यहाँ से 20 से लेकर 25 से 30 के आसपास जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री से। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके सारे टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं। जितने भी टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री में अभी हम बताएंगे तो वो सारे इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब सारे इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि उसमें से कुछ टॉपिक जो है आपको जीएस पेपर 1 में लिखने के लिए, मतलब मेंस में लिखने के लिए आएगा, या अगर आप ऑप्शनल रखते हैं तो वहाँ इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा पीटी के इंटरव्यू के दौरान भी उन सारे टॉपिक से क्वेश्चन जो है पूछे जाते। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इससे अकेले लगभग 20 से 25 या 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पहला तो यहाँ इम्पोर्टेंट यही है कि यहाँ हम पढ़ेंगे ब्रिटिश के बारे में, ब्रिटिशों का आगमन। अभी हम लिखे वहाँ पर यूरोपियों का आगमन, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इनके क्या पता है,
ब्रिटिश मतलब यूरोपियों के आगमन है। पुर्तगाल आए थे, डच आए थे, अंग्रेज आए थे, डेनिश आए थे, फ्रांसीसी आए थे, स्वीडिश आए थे। तो इसमें कौन कौन से गवर्नर बनकर आए थे, या उन गवर्नरों के द्वारा कौन कौन सा काम किया गया था, या उनका टाइम कब से कब तक था, ठीक है। तो ये, इसके अलावा इसमें हम पढ़ेंगे युद्ध, और युद्ध के दौरान होने वाले संधि मतलब एग्रीमेंट। जैसे अगर कोई युद्ध का नाम, जैसे मान लीजिए कि प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध, या 1764 में हुआ था बक्सर युद्ध, ठीक है। तो भारत के तरफ से भारतीय राजा कौन सा लड़ा था उसमें, या अंग्रेज़ों के तरफ से कौन सा लड़ा था व्यक्ति, मतलब गवर्नर कौन सा लड़ा था, या कोई भी व्यक्ति लड़ा हो, ठीक है। लड़ाई के बाद उन दोनों के बीच में कौन सा एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट में क्या तय किया गया था, तो ये सारी चीज़ें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो विदेशियों का आगमन, उससे अगर विदेशियों का युद्ध हुआ था तो युद्ध, इसके अलावा संधि, मतलब युद्ध के बाद जो भी एग्रीमेंट हुआ था तो वो, ठीक है। इसके अलावा एक्ट क्या है, तो अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में सुधार या कुछ भी नए चीज़ चेंज करने के लिए वो अंग्रेज़ों के द्वारा क्या किया जाता है, एक्ट लाया जाता है। जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ते हैं, ठीक है, या भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक्ट कब से कब तक, तो 1773 से लेकर 1935 तक का, 1773 से लेकर 1935 तक का जो टाइम पढ़ते हैं अंग्रेज़ों का एक्ट में, तो वो सारे इम्पॉर्टेंट है। उस एक्ट में क्या क्या चेंज होगा वो भी, ठीक है। अगर जैसे आप पढ़ेंगे 1773 के रेगुलेटिंग, तो पढ़ते कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में कोर्ट की स्थापना किया गया, ठीक है। तो अब उसमें पूछ लिया जाता है कि उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो एलिजा एम्पे जो थे उसके मुख्य न्यायाधीश थे। तो ऐसे करके सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक्ट हुआ कब से, 1773 से लेकर 1935 तक। इसके बाद इसमें पढ़ते हैं सबसे इम्पोर्टेंट 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों, ये तो पीटी से सब बनते ही सवाल। इसके अलावा जीएस पेपर 1 के अंदर इससे भी लिखने के लिए मेंस में आता है, ठीक है। तो ये दोनों जगह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, पीटी और मेंस के लिए भी। इसके अलावा कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब इसमें क्या आएगा, तो पहले तो कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया, कहाँ किया गया, इसकी मीटिंग जो है कहाँ पर हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे, या कांग्रेस के हर एक साल दिसंबर के समय में अधिवेशन होता था, मीटिंग होती थी, या इसके कभी विशेष अधिवेशन भी बुला लिया जाता था, इम्पॉर्टेंट हो जाता था। लेकिन दिसंबर वाला फिक्स होता था कि हर एक साल दिसंबर में होगा ही होगा। तो अब इससे सवाल पूछ लिए जाएंगे कि इसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। या जब भी टाइम दिया रहेगा कि मान लीजिए कि 1885 में हुआ या 1920 में हुआ, ठीक है, तो उसके अध्यक्ष कौन बने, ठीक है। पहला, ये अधिवेशन कहाँ हुआ, ये पूछ लिया जाए कि 1920 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, या उसमें कितने सदस्य शामिल थे, उसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, ऐसा। या उसमें कुछ विशेष बात पर चर्चा हुआ होगा, तो वो भी सारी चीज़ पूछ लिया जाता है कांग्रेस की स्थापना से। ये हो गया। इसके अलावा पढ़ते हैं हम लोग बंगाल विभाजन, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो बंगाल विभाजन क्यों हुआ, या बंगाल विभाजन के समय उस समय गवर्नर कौन थे, ठीक है। बंगाल विभाजन के दौरान कौन कौन सी आंदोलन, कौन कौन से कार्यक्रम हुए, ठीक है। तो ये सारी चीज़। उसके बाद हम पढ़ते हैं बंगाल आंदोलन के बाद हुआ स्वदेशी आंदोलन। तो ये पूछ लिए जाते कि स्वदेशी आंदोलन किसके द्वारा किया गया, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं हम इसमें गांधी युग के बारे में। गांधी युग मतलब महात्मा गांधी का टाइम कब से कब तक, तो 1917 से लेकर, भारत के अंदर 1917 से लेकर 1947 तक 1947 तक का टाइम महात्मा गांधी युग के बारे में पढ़ते हैं। जैसे में
पहले तो महात्मा गांधी के जो उनके प्रारंभिक जीवन था उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे उनका नाम क्या था, उनका जन्म कब हुआ था, उनके पिता कौन थे, माता कौन थी, उनके राजनीतिक गुरु कौन थे, उनके शिष्या कौन थे, ठीक है, या उनके निजी सचिव कौन थे, उनके द्वारा कौन कौन सी किताबें लिखी गए थे, उनके द्वारा कौन से समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था, या उनके द्वारा कोई संस्था स्थापित किया गया था वो, ठीक है, या उनके द्वारा कौन कौन से आश्रम स्थापित किए गए थे, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हम पढ़ते हैं महात्मा गांधी द्वारा भारत में किए गए आंदोलन, जैसे चंपारण आंदोलन, खेरा आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं महात्मा गांधी युग से। 1917 से लेकर 1947 तक का टाइम इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम पढ़ते हैं क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन कब से? 1900 से लेकर 1947 तक के टाइम को पढ़ते हैं, ठीक है। जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन जैसे भगत सिंह हो गया, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा हो गया, ठीक है, या पढ़ते काकोरी कांड हुआ था, ठीक है। तो ऐसे जो आंदोलन हुए थे जो क्रांतिकारियों द्वारा किया गया था, ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं बंगाल के गवर्नर के बारे में। बंगाल के गवर्नर हो गया, ठीक है, या गवर्नर जनरल हो गया, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट। गवर्नर जनरल जैसे आप किसी व्यक्ति का, जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिक तो दे दिया है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का शासनकाल कब से कब तक था, पहला, या उसके शासनकाल में कौन कौन से सुधार किए गए, ठीक है, दूसरा, या उसके समय में कोई आंदोलन हुआ था, ठीक है, तो वो पूछ लिए जाते। तो जितने भी गवर्नर जनरल है, गवर्नर बने, गवर्नर जनरल बनेंगे, ये वायसराय बनेंगे, तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, जिससे सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था क्या है? जैसे अंग्रेज क्या करते थे, अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए ज़मीनों पर टैक्स लगाते थे। जैसे आपको हो गया इजारेदारी पर था, अस्थाई बंदोबस्त, महालवारी, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारी व्यवस्थाएं लगाई गई भूमि पर टैक्स वसूलने के लिए। तो अब इसमें पूछेगा क्या, तो पहले तो जैसे मान लीजिए कि अस्थाई बंदोबस्त दे दिया, तो पूछ लीजिए जाएगा कि अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ था, पहला, किसके द्वारा लागू किया गया था, कौन से क्षेत्र में लागू हुआ था, वहाँ पर टैक्स कितने निर्धारित किया गया था, ठीक है, कितने % क्षेत्रों पर लागू हुआ था। तो ये सारी चीज़, कौन कौन क्षेत्र जो है वो सारी चीज़, पहले कौन कौन क्षेत्र में लागू हुआ था, कितने % क्षेत्र पर लागू हुआ था, टैक्स कितना निर्धारित किया गया था और किसके द्वारा लागू किया गया था। तो ये सारे चीज़ पूछे जाते हैं भू राजस्व व्यवस्था से। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें बहुत सारा जनजाति विद्रोह। जनजाति विद्रोह ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिससे सवाल पूछे जाते हैं। अब जनजाति विद्रोह क्या पढ़ेंगे, जैसे संथाल विद्रोह हो गया, मुंडा विद्रोह हो गया, ठीक है, कोल विद्रोह हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके जितने भी, या फ़कीर विद्रोह हो गया, सन्यासी विद्रोह हो गया, ठीक है। तो ये जितने भी विद्रोह हुए थे जनजाति मतलब जो आदिवासियों द्वारा, जनजातियों द्वारा जो आंदोलन किया गया था वो सभी इम्पोर्टेंट। जैसे अब संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह थे, तो वो आपको GS पेपर 1 के अंदर भी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जनजाति विद्रोह के अंदर। उसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं मजदूर आंदोलन। मजदूर आंदोलन, तो मजदूरों द्वारा जो भी आंदोलन किए गए, तो वो सारे आंदोलन इम्पोर्टेंट हैं, जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। हाँ, एक चीज़ और, जनजाति आंदोलन जब पढ़ेंगे तो दोनों जगह का पढ़ेंगे, कहाँ का, उत्तर भारत का जनजाति आंदोलन और साथ में दक्षिण भारत का जनजाति आंदोलन, ठीक है। अगर दक्षिण भारत में भी अगर कोई जनजाति आंदोलन हुआ है या कोई भी आंदोलन हुआ, तो दक्षिण भारत का भी पढ़ेंगे और उत्तर भारत का भी पढ़ेंगे।
उसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं धार्मिक सुधार आंदोलन। धार्मिक सुधार आंदोलन। धार्मिक सुधार आंदोलन क्या है? तो भारत में अंग्रेजों द्वारा बहुत सारे हिंदू धर्म के अंदर सुधार किए गए। जैसे आप सुनते हैं सती प्रथा, सती प्रथा हो गया, या बाल विवाह हो गया, या विधवा पूर्ण विवाह हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके धार्मिक सुधार हुए थे, धर्म के अंदर सुधार किया गया था। जैसे सती प्रथा क्या था? तो सती प्रथा था कि जो भी महिलाएं, शादीशुदा महिलाएं जो होती थी, उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उनको भी उनके हस्बैंड की चिता के साथ जला दिया जाता था, ठीक है। तो इसको सुधार करने के लिए भारत में भी बहुत सारे व्यक्ति हुए। जैसे यहाँ पढ़ते हैं आप, राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ते हैं, जिन्होंने सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन किया। फिर अंग्रेज़ों के द्वारा उसके लिए कानून बनाए गए और सारी चीज़ें क्या हुआ, बंद कर दिया गया, ठीक है। तो ये धार्मिक जो सुधार है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे? जैसे पहले तो सती प्रथा के लिए आंदोलन कौन किया? तो हम क्या कि राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय के सारी चीज़ पढ़ेंगे कि राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था, उनके पिता कौन थे, माता कौन थी, उनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुआ था, ठीक है, उनका वास्तविक नाम क्या था कि राजा राम मोहन राय ही था, या राजा की जो उपाधि है किसके द्वारा दिया गया, उनके द्वारा कौन कौन से किताबें लिखी गई, उनके द्वारा कौन कौन से समाचार पत्र प्रकाशित किया गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे उसमें धार्मिक सुधार में। इसके अलावा पढ़ेंगे संगठन। संगठन मतलब जो भी संगठन स्थापित हो, जैसे प्रार्थना सभा, प्रार्थना सभा, ठीक है, यह स्थापित हुआ था, या आत्मीय सभा, ठीक है, आत्मीय सभा हो गया, प्रार्थना सभा हो गया, ठीक है। या आपको पढ़ने के लिए मिलेगा जैसे गरम दल हो गया, गरम दल हो जाएगा, नरम दल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके जो भी दल बने या संगठन बना तो किसके द्वारा बनाया गया, कब बना, कहाँ बना, ठीक है, उसका मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया, उसके द्वारा कौन कौन से काम किए गए ये संगठन के द्वारा, ठीक है, ये कहाँ स्थापित हुआ था। तो ऐसे करके जितने सवाल होते हैं सभी पूछे जाते हैं इनसे, संगठन से, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं शिक्षा आयोग। शिक्षा आयोग मतलब भारत में शिक्षा व्यवस्था के लिए अंग्रेज़ों के द्वारा कौन कौन से आयोग बनाए गए। जैसे आप पढ़ते हैं उसमें हंटर आयोग, ठीक है, भारतीय शिक्षा में सुधार करने के लिए हंटर आयोग बनाए। या आप पढ़ते हैं सैडलर आयोग, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारे आयोग बनते हैं, जो आयोग बनाए गए जो भारत में शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने के लिए लाए। जैसे आप पढ़ते हैं 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया कि 1813 के चार्टर एक्ट में कहा गया कि भारतीय शिक्षा पर हर एक साल 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कर शिक्षा व्यवस्था के लिए, तो अब इसमें हम दोनों जगह पढ़ेंगे। अब बिहार वाला देखेंगे तो बिहार में भी पूछता है, ठीक है। इसके अलावा भारत में भी शिक्षा व्यवस्था पर या शिक्षा के लिए कौन कौन से आयोग स्थापित किए गए थे तो वो पूछता है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम पढ़ते हैं इसमें विश्वविद्यालय की स्थापना, विश्वविद्यालय की स्थापना, ठीक है। तो विश्वविद्यालय की स्थापना काफ़ी जो इम्पोर्टेंट हो जाता है, पूछ लिया जाता है कि भारत में कौन कौन से विश्वविद्यालय स्थापित हुए। जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, तो पूछ लिया जाएगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया, कब किया गया, ठीक है। उसी तरह आपको अलीगढ़ विश्वविद्यालय हो जाएगा, या आप पटना में या बिहार में सुनेंगे कि सदाकत आश्रम था, ठीक है, ये कब स्थापित हुआ था, किस आंदोलन के दौरान हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद आगे बात करते हैं।
जितने टॉपिक बताया जा रहा है वो सारे टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का सारे टॉपिक इम्पॉर्टेंट आता है। आप मिडाइवल या एंशियंट में थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में सारे टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ से आपको आगे GS 1 पेपर के अंदर भी लिखने के लिए आता है। इसके अलावा आप ऑप्शनल अगर रखते हैं तो वहाँ भी लिखने के लिए आएगा। जैसे एक्ट वाले का है, एक्ट में बहुत सारे एक्ट जो है GS पेपर 1 के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन लिखने के लिए आ जाता है। ठीक है, वहाँ जैसे 1773 से लेकर 1935 तक का अगर पढ़ते हैं एक्ट, तो उसमें कुछ ना कुछ लिखने के लिए आ जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर GS पेपर 1 के अंदर, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें होता है किसान आंदोलन। भारत में किसान आंदोलन, जैसे में आप सुनते हैं चंपारण आंदोलन सुनते हैं, खेरा आंदोलन सुनते हैं, बारदोली आंदोलन सुनते हैं। ठीक है, इसके अलावा नील आंदोलन सुनते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, चंपारण आंदोलन पूछ लिया जाएगा, जैसे कि चंपारण आंदोलन हुआ था तो पूछेगा कि कहाँ हुआ था, तो बिहार में हुआ। किसके द्वारा किया गया, तो महात्मा गांधी के द्वारा। क्या वहाँ का कोई स्थानीय नेता था, तो था राजकुमार शुक्ल। ठीक है, वहाँ पर कौन कौन से लोग महात्मा गांधी के साथ आंदोलन किए, कब आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन की प्रक्रिया क्या थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसमें पूछ लिए जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब यहाँ पर हम दोनों जगह के आंदोलन पढ़ेंगे, किसान आंदोलन, उत्तर भारत साथ में दक्षिण भारत का भी आंदोलन, अगर ऐसा कुछ किसान आंदोलन हुआ है तो वो भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं आयोग। भारत में सुधार करने के लिए बहुत सारे आयोग बने थे, जहाँ से सवाल पूछते, जैसे बटलर आयोग सवाल पूछा जाएगा, ली आयोग सवाल पूछा जाएगा। तो ये आयोग भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें हम पढ़ते हैं राजपूतों का टाइम। राजपूत राजाओं का, इससे भी सवाल पूछे जाते हैं, मध्यकालीन में भी और मॉडर्न में, आधुनिक भारत में भी राजपूत राजाओं से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है इसमें कारखाना अधिनियम। अब कारखाना अधिनियम क्या है, तो जो भी मजदूर कारखाना में काम कर रहे थे तो उसमें बहुत सारे अधिनियम अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए। ठीक है, तो ये सारे कारखाना अधिनियम 4-5 होंगे या 6-7 होंगे, तो वो सारे इम्पोर्टेंट है, जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कारखाना अधिनियम हो गया। उसके बाद आपसे सवाल पूछा जाएगा धन निष्कासन का सिद्धांत। धन निष्कासन का सिद्धांत। ठीक है, धन निष्कासन का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया, कब दिया गया, धन निष्कासन का सिद्धांत क्या है, तो ये आपको GS पेपर 1 के अंदर भी लिखने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो ये मेंस में भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद आगे बात करते हैं। देखिए, आपको मिडाइवल हो एंशिएंट में, वहाँ पर कुछ भी आप कम बेसी ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मॉडर्न में आपको सब पढ़ लेना है, ये ज़रूरी है, नहीं तो मेंस में भी लिखने में नहीं बनेगा, और अगर ऑप्शनल रखते हैं तो वहाँ भी बहुत सारे दिक्कत होगा। अब इसमें क्या पढ़ेंगे, हाँ, अब होगा जैसे सवाल पूछेगा समाचार पत्र, इसके बाद किताब मतलब पुस्तक,
इसके अलावा प्रेस, ठीक है। इसके अलावा किताब हो गया, प्रेस हो गया, उसके बाद महापुरुषों के उपनाम, महापुरुषों के उपनाम, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें, जैसे समाचार पत्र, जैसे महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी के साथ महात्मा गांधी द्वारा बहुत सारे समाचार पत्र प्रकाशित किया गया, तो जगह पूछ लेगा। जैसे हरिजन, तो पूछ लेगा कि हरिजन समाचार कब प्रकाशित हुआ था, ठीक है, क्यों हुआ था। तो आपको रिलेट करके बताना है कि कौन से आंदोलन के दौरान हरिजन समाचार पत्र जो प्रकाशित करने के लिए महात्मा गांधी द्वारा कहा गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे समाचार पत्र प्रकाशित हुए थे महापुरुषों के द्वारा, ठीक है। जैसे आप महात्मा गांधी हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पढ़ने के राजा राम मोहन राय के बारे में बताया, तो उनके द्वारा, ठीक है। अब वो उसमें भी हम क्या पूछ लिए जाते हैं कि वो समाचार पत्र कौन सी भाषा में प्रकाशित हुआ था, मतलब कौन से भाषा में लिखा गया था, हिंदी में था, अंग्रेजी में था, गुजराती में था, मराठी में था, ठीक है। तो वो सारी चीज़ पढ़ेंगे। पहले किसके द्वारा प्रकाशित हुआ, कहाँ हुआ, कौन सी भाषा में हुआ था, ठीक है। तो वो सारे चीज़ रिलेट करके पढ़ेंगे। इसके अलावा किताब, तो महापुरुषों मतलब महात्मा गांधी जैसे किताब लिखे गए, तो महात्मा गांधी जैसे माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, मतलब सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि महात्मा गांधी द्वारा कौन सी किताब लिखी गई, तो उनकी आत्मकथा थी। अब पूछ लेगा कि कौन सी भाषा में लिखा गया था, तो गुजराती भाषा में लिखा गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट, मतलब जब किताब पढ़ेंगे तो किताब पहले किसके द्वारा रचना हुआ, कौन सी भाषा में हुआ था, ठीक है, कब हुआ था, कौन से मतलब साल में हुआ था, तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा प्रेस की स्थापना कब हुआ था, या महापुरुषों के उपनाम के क्या थे। जैसे आप पढ़ते कि महात्मा गांधी, तो क्या महात्मा गांधी को महात्मा गांधी ही नाम था, नहीं, उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। तो महात्मा किसके द्वारा कहा गया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर, या बापू किसके द्वारा कहा गया, राष्ट्रपिता किसके द्वारा कहा गया। तो ऐसे जो महापुरुषों के उपनाम थे, तो वहाँ से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो है मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले ले। तो मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी टॉपिक बताए गए, ठीक है, आप एंशिएंट पढ़े हो, मिडाइवल पढ़े हो, इसके बाद मॉडर्न के बारे में, और मॉडर्न का जितने भी टॉपिक बताया गया है, इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं, या पूछने की संभावनाएं 100% होती है। तो मॉडर्न हिस्ट्री का सारा टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको बढ़िया से कवर करना है। इसके अलावा उसी से जीएस पेपर 1 के अंदर सवाल पूछे जाते हैं, ऑप्शनल रखते हैं तो वहाँ पूछा जाता है सवाल, या आपको इंटरव्यू के दौरान भी सवाल इनसे पूछे जाते हैं। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन बटन को दबा लें।